नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई बीच का रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में किसान दिल्ली के नाकों पर आज अलग अलग जगहों पर अनशन पर बैठे हैं। किसानों के ऐलान के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी एक दिन उपवास रखने का ऐलान किया। इस दौरान केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं से भी एक दिन का उपवास रखने की अपील की है। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल के उपवास की घोषणा को नाटक बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 23 नवंबर को कृषि कानूनों में से एक को बेशर्मी से अधिसूचित कर दिया। किसानों की पीठ में छुरा भोंककर अब केजरीवाल राजनीतिक साजिश रचने में जुटे हैं। किसानों के आंदोलन के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने भी सरकार को कई संशोधन करने के सुझाव दिए हैं। मंच ने कहा है कि एमएसपी से नीचे के मूल्य पर फसल खरीदने को गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। किसान नेताओं और खाप चौधरियों ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र अंग्रेजों की नीति अपनाकर आंदोलन को खत्म करने की रणनीति बना चुका है। किसान नेताओं को धमकाने के साथ ही फूट डालने की भी कोशिश की जा रही है। कृषि कानूनों के विरोध में बाकी और किसान संगठन आज मेरठ में प्रदर्शन करेंगे। सहारनपुर में किसान गांधी पार्क से जुलूस निकालेंगे। रालोद कार्यकर्ता बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेंगे, जबकि सपा कार्यकर्ता धरना देंगे। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है। किसान आंदोलन को लेकर पिछले 2 दिन में अमित शाह 5 से ज्यादा बैठक कर चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार पर हर राज्य के किसानों के लिए अलग रणनीति बना रही है। किसानों को मनाने और आंदोलन खत्म कराने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। ये दोनों नेता अलग अलग राज्यों और यूनियनों से बात करेंगे। पंजाब के किसान नेताओं की जिम्मेदारी अमित शाह ने अपने पास रखी है। आंदोलन के बीच दोनों पक्ष बातचीत की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। शाह ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूरे मुद्दे पर चर्चा की है। सूत्रों ने बताया कि जल्द ही किसानों को बातचीत के लिए बुलाया जाएगा। वहीं किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार से चर्चा के लिए जाने वाले किसानों की संख्या कम की जाएगी। उत्तराखंड के दर्जनों किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर नए कानूनों का समर्थन किया है। किसानों ने कहा कि सितंबर में बने तीनों कानून कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होंगे। तोमर ने कहा कि किसानों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्षी दलों पर नए कृषि कानूनों के बारे में दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों से कुछ समय के लिए परेशानियां हो सकती हैं, लंबे समय में ये कानून किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। भाजपा आज से यूपी में किसान सम्मेलन की शुरुआत कर रही है। इस सम्मेलन में किसानों को कृषि कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को देखते हुए पार्टी ने ये कदम उठाया है। ये सम्मेलन 14 से 18 दिसंबर तक चलेगा। भाजपा यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह आज बस्ती और अयोध्या में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गोड़ा में स्वतंत्र देव सिंह और वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। वहीं मुकुट बिहारी वर्मा अमेठी और नीलकंठ तिवारी प्रतापगढ़ में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भाजपा यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केवल मोदी सरकार ही किसानों के हितों के बारे में सोचती है। पिछली सरकारों ने किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। कृषि कानूनों पर किसान में भ्रम फैलाया जा रहा है। भाजपा के किसान सम्मेलनों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कविता अंदाज में कहा कि अमीरों के चारण बनकर जो बैठे हैं दरबारों में, झूठ फैलाने निकले हैं वे गांव गली चौपालों में। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की मन की बात सुननी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने रेल मंत्री के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व तो नहीं घुसाए हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि किसान आंदोलन वामपंथी और माओवादी तत्वों के हाथों में चला गया है। किसान आंदोलनों को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर देश की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के खिलाफ किसी षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस नेता राजीव सुरजेवाला ने किसान आंदोलन को राजनीतिक करार देने पर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये देश के अन्नदाताओं का अपमान है। मोदी सरकार को अहंकार त्याग कर काले कानूनों को वापस लेकर राजधर्म निभाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सीमा से किसानों को हटाने संबंधी याचिका पर 16 दिसंबर को सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को तत्काल हटाया जाए। पीएम मोदी मंगलवार को कच्छ के धोरडो के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें हाइब्रिड नवीनीकरण, ऊर्जा उद्यान, पूर्ण रूप से स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र शामिल हैं। इसके बाद पीएम मोदी कच्छ के सफेद रण भी जाएंगे।
सऊदी अरब पहुंचे सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे को शाही सऊदी सेना के मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर जनरल नरवणे और सऊदी सेना के कमांडर जनरल फैद बिन अब्दुल्ला के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर बातचीत हुई। JRSE निर्मित फर्स्ट प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट को आज लॉन्च किया जाएगा। ये नौसेना की ताकत में इजाफा करेगी। सूत्रों ने बताया कि CDS बिपिन रावत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 अत्याधुनिक नौसेना शिप का निर्माण किया जा रहा है। देश में नोटों का सर्कुलेशन बढ़ाने के मद्देनजर RBI ने बड़ा फैसला किया है। RBI ने बताया कि वो जयपुर में एक स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र खोलेगा। इस केंद्र से नोटों की प्राप्ति, भंडारण और प्रेषण का काम किया जाएगा। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय की मुंबई टीम ने TST घोटाले के 5वें चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है। ये CA 50 फर्जी कंपनियां बनाकर सरकार से GST चोरी कराने का रैकेट चला रहा था। बता दें कि इससे पहले 4 CA गिरफ्तार किए जा चुके हैं। JP नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद से केंद्र और ममता बनर्जी में ठन गई है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के 3 अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया था। जवाब में ममता ने साफ कहा कि वो इन अधिकारियों को दिल्ली नहीं भेजेगी। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ममता सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि नड्डा के काफिले पर हमले की साजिश भाजपा ने ही रची थी। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव नहीं जीत पाई तो CM की हत्या की साजिश रच सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने की केंद्र से मांग की है। विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक बवाल का माहौल है। इसे रोकने के लिए बिना किसी देरी के सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने JP नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर CM ममता बनर्जी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पागल हो गई हैं। ममता बनर्जी को समझ लेना चाहिए कि जहां पर वे शासन कर रही हैं वो भारत है, पाकिस्तान नहीं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने कोरोना वैक्सीन पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत अगले साल जनवरी में हो सकती है। अक्टूबर तक सभी देशवासियों को वैक्सीन की खुराक मिल सकती है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 98,84,000 के पार पहुंच चुका है। इनमें से अभी तक 1,43,355 लोगों की जान चली गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 27,071 नए मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं 336 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 7 करोड़ 26 लाख से ज्यादा हो गई है। इनमें से अभी तक 16 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी बीच मलेशिया के PM मोहिद्दीन यासीन ने देश की 70% आबादी के लिए वैक्सीन खरीदने का आदेश दिया। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वहीं CM ममता बनर्जी ने राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखते हुए JP नड्डा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ममता ने कहा कि मेरी दुआएं उनके और उनके परिवार के साथ। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज को रोहतक के PGIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनिल विज में एडवांस कोरोना के लक्षण देखे गए, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। वहीं बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी को भी कोरोना हो गया। दक्षिण अफ्रीकी देश इक्वाटिनी के प्रधानमंत्री की कोरोना से मौत हो गई है। इक्वाटिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोसे डलामिनी 1 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे। 52 साल के PM डलामिनी का दक्षिण अफ्रीका के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। अमेरिका के मिशिगन सेंटर से कोरोना टीके की पहली खेप आज विभिन्न राज्यों में पहुंचेगी। टीके को ले जाने के लिए ट्रक तैयार खड़े हैं। बता दें कि अमेरिका के इतिहास में महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होगा। शुरुआत में टीके की 30 लाख खुराकें भेजी जाएंगी। यूपी के CM योगी ने मेरठ में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसान भाई जब भी आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को राम राम कहते हैं। ऐसे में पुलिस को भी किसानों से राम राम कहना चाहिए। CM ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। दुराचारियों और अपराधियों की राम राम सत्य है की यात्रा निकलनी चाहिए। राजस्थान के 12 जिलों की 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषद के 1775 वार्डों के नतीजे घोषित किए गए। कांग्रेस को 620 वार्डों में जीत मिली है, जबकि निर्दलियों के खाते में 595 वार्ड आए हैं। वहीं बीजेपी को 548 वार्डों में सफलता मिली है। देश के उत्तरी इलाकों में हुई बर्फबारी से जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई इलाकों में पारा शून्य के नीचे चला गया है। वहीं दिल्ली समेत देश के कुछ अन्य जगहों पर ठंड बढ़ गई है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही और यातायात भी प्रभावित हुआ। LAC पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को बड़ी छूट दी है। सरकार ने कहा है कि तीनों सेनाएं 15 दिन की जंग के हिसाब से गोला बारूद और हथियार जमा कर सकते हैं। इससे पहले सेनाएं 10 दिन की जंग के हिसाब से हथियार जुटाती थी। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के CEO विकास खान चंदानी को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी फर्जी TRP के मामले में की गई है। बता दें कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह ने करीब 2 महीने पहले इस स्कैम का खुलासा किया था। कोरोना के कारण इस साल बंगाल का मशहूर पौष मेला आयोजित नहीं होगा। 100 साल से ये मेला लगातार आयोजित हो रहा है। इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा कला और संगीत समारोह आयोजित किए जाते हैं। ये निर्णय कार्यकारी परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।
आज से देशवासी 24 घंटे आरटीजीएस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। ये सेवा सोमवार मध्यरात्रि से शुरू हो चुकी है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जहां आरटीजीएस का परिचालन 7 दिन और 24 घंटे होता है। अभिनेता सोनू सूद ने नई पहल की घोषणा की है। उनका कहना है कि जिन्होंने महामारी के दौरान आजीविका का स्रोत खो दिया है, उन्हें पहले ई रिक्शा दिया जाएगा। सूद ने कहा कि इस योजना का नाम खुद कमाओ घर चलाओ रखा गया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए विधानसभा में बहस से बच रही है, इसलिए सरकार ने मात्र 2 दिन के लिए ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाया है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा महाराष्ट्र सरकार गिराने की कोशिशों में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किसानों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे लगता है कि देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। सीएम योगी ने राज्य में बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्यों को 15 जनवरी से शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी औपचारिकताएं शीघ्र ही पूरी कर ली जाएं, जिससे बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यों को मई तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने द स्टोरी ऑफ असमीज मुस्लिम नाम से लिखी गई पुस्तक की प्रस्तावना में टिप्पणी की है। सीएम ने कहा है कि ये पुस्तक हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सटीक उदाहरण है। इसमें राज्य के हिंदू और मुस्लिम मित्रता के आपसी संबंधों को दर्शाया गया है। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के गठन के लिए भाजपा, यूपीपीएल और जीएसपी ने हाथ मिलाया है। सोनोवाल ने कहा कि बीजेपी अगला बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का चुनाव साझा गठबंधन के तौर पर लड़ेगी। इसकी बजाय हाल ही में हुए परिषद चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलना बताया गया है। असम कैबिनेट के सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। असम में 610 सरकारी मदरसे हैं। सरकार इन पर हर साल 260 करोड़ रुपए खर्च करती है। बता दें कि 28 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के पूर्व चेयरमैन विपुल चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि विपुल को 14 करोड़ के गबन के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। इस रकम से कंपनी के कर्मचारियों को बोनस दिया जाना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।